हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज दिसंबर 9 है। आज के दिन पे हम इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाते हैं, जो कि 2005 से एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यहाँ पे जो करप्शन के खिलाफ जो ये है, तो 2005 से इसको मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और जब हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी ये डे को मनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, नेशनल कमीशन फॉर द एससी। एससी का मीन्स शेड्यूल कास्ट। तो इसको जानने से पहले हम पूरा इसके बैकग्राउंड, इसका ओवरऑल डिटेल्स के बारे में, कौन कौन थे, अभी के डेट में चेयरमैन कौन है, ये कमीशन बनता कैसे, इसका काम क्या है, इसका वर्किंग क्या है, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेशनल कमीशन ऑफ द एससी, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप अभी सुन रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, जो कि हमारे भारत के संविधान के द्वारा जो कि डिस्क्राइब किया गया है संविधान में, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 338 के तहत ये आता है। आर्टिकल 338 ये क्या है? ये पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्पेशल क्लासेस के लिए है, जो कि शेड्यूल कास्ट भी एक स्पेशल क्लासेस है, इनके तहत ये है। तो 1992 में ये कमीशन बना था। तो ये 1992 में ही बना, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। उसके साथ और भी हम थोड़ा देख लेंगे। और भी हमारे भारत में बहुत सारे कमीशन है, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन, ये भी 1992 में बना। नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटी 1993 में फिर बना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि दिसंबर 10 को हम ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं, ये भी 1993 में बना। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये 2007 में बना। तो ये जो 1992, 1993, 1993 में नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन हमारा एससी, इन सब जो बोलते हैं कि हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के पीवी नरसिम्हा राव, उनके वक्त पे ये बना था। और जो 2007 में जैसे मैंने बोला नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उस वक्त के हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो संविधान में इन सब को, जो कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, माइनॉरिटी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स 2007, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये सब संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। जो कि संविधान में मेंशन नहीं होता है, जो कि एक एक्ट के तहत आता है, प्रेसिडेंट के एक एक्ट के तहत आता है, उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारे भारत के संविधान से लिया गया है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए है। तो यहां पे क्या होता है? प्रोवाइडेड स्पेशल ऑफिसर फॉर द एससी एंड एसटी। एसटी और एससी इन दोनों के लिए एक ऑफिसर जो बोलते हैं कि अपॉइंट किया जाता है। किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं? ये प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। काम क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द एसटी एंड एससी। एसटी एंड एससी के ऊपर जो सेफगार्ड दिया गया है भारत के संविधान में, उसको जो बोलते हैं कि सेफ करने के लिए ये एक इन्वेस्टिगेशन स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये रिपोर्ट कहां सबमिट करेंगे? ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट का काम क्या होगा? प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इस रिपोर्ट को लेके पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे। पार्लियामेंट में ये वो पार्लियामेंट के हाउस के सामने रखेंगे, तो पार्लियामेंट इस रिपोर्ट के ऊपर ये करेगा। लेकिन पार्लियामेंट अगर इस मेमोरेंडम को अगर ये मानने से इनकार करता है, तो उस वक्त पे उसे एक वैलिड रीजन भी देना होगा। ये है टोटल हमारा नेशनल कमीशन ऑफ द फॉर एससी। इसके बारे में, इसका एक हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं। 1978 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ कि बोला गया सेट अप ए नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 1978 में एक मल्टी मेंबर बॉडी का एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन एक गठन किया गया, जो कि कमीशन का ये था हमारा चलता गया 78 से। 78 के बाद 87 में फिर और एक रिजोल्यूशन आया। उस रिजोल्यूशन में ये पास हुआ थ्रू हमारा मॉडिफाइड द फंक्शन ऑफ द कमीशन, रीनेम्ड एज इट द नेशनल कमीशन फॉर द एसटी एंड एससी। पहले था एक रिजोल्यूशन के तौर पे हमारा मल्टी मेंबर कमीशन फॉर द एसटी एंड एससी के लिए था,
फिर 1987 के रिजोल्यूशन में ये क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया गया नेशनल कमीशन ऑफ द एसटी एंड एससी। फिर आया हमारा 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या, ये जो आया था हमारा 1990 में, उस वक्त पे क्या किया, एक एस्टेब्लिशमेंट किया गया हाई लेवल मल्टी मेंबर कमीशन फॉर द एसटी एंड एससी, मतलब कि एक उच्च स्तरीय मेंबर कमिटी एक गठन किया गया एसटी एंड एससी के लिए, जो कि उनके लिए एक सिंगल स्पेशल ऑफिसर, एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा उनके लेवल में, जहां पे कि कमिश्नर ऑफ द से जो कि कमिश्नर ऑफ एससी के लिए अलग होंगे, एसटी के लिए अलग होंगे। ये जो बोलते हैं कि कौन से रिजोल्यूशन से आया, जो कि 1990 का ये मल्टी मेंबर, ये रिजोल्यूशन 1987 के रिजोल्यूशन से आया। तो ये था। फिर आया हमारा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। यहाँ पे क्या किया गया, बाइफोर्केटेड द कंबाइंड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द एसटी एंड एससी। एसटी एंड एससी को जो बोलते हैं कि दो सेपरेट बॉडी बना दिया गया, एक बनाया गया नेशनल कमीशन ऑफ द एससी जो कि आर्टिकल 338 के तहत, फिर और एक बना दिया गया नेशनल कमीशन ऑफ द एसटी जो कि आर्टिकल 338 ए के तहत। तो इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। जब सेपरेट किया गया तो इस मेंबर में बॉडी कौन रहेंगे, या ये क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर द एससी केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कि हम बात कर रहे हैं नेशनल कमीशन ऑफ द एससी के बारे में। तो 2004 को नेशनल कमीशन ऑफ द एससी आ गया। इसमें क्या किया, एक चेयरमैन और सेकंड है वाइस चेयरमैन, अदर 3 मेंबर जो कि अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब टोटल 5 मेंबर रहेंगे। तो ये नेशनल कमीशन ऑफ द एससी का एक्चुअली हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अदर लीगल सेफगार्ड फॉर द एसटी एंड एससी। जैसे कि एसटी एससी के लिए सेफगार्ड्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्राइब किया गया है, उनको जो बोलते हैं क्या सेफगार्ड के लिए ये रहना चाहिए, उसके तहत ये जो बोलते हैं कि उनका इस नेशनल कमीशन ऑफ द एससी का ये एक फंक्शन है। दूसरा, इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी क्या है, स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिप्राइवेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द सेफगार्ड ऑफ द एससी। एससी का अगर राइट्स अगर हनन हो रहा है तो इसके लिए जो बोलते हैं कि वो इंक्वायरी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड में। टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज द प्लानिंग प्रोसेस सोशियो इकोनॉमिक लेवल डेवलपमेंट ऑफ द एससी। एससी के लिए जो नियम बनाया जाएगा उसके तहत वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे नेशनल कमीशन ऑफ एससी के ये। टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट में हो यूनियन में हो, इन दोनों के लेवल में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड जो बोलते हैं कि उनके रिलेटेड जो नियम और पॉलिसी बनाए जाएंगे उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और प्लानिंग के लिए जो बोलते हैं वो भी सुझाव अपना रख सकते हैं, क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है। तो टू प्रेजेंट द प्रेसिडेंट एनुअली रिपोर्ट, मतलब कि ये जितना भी होगा इनका ये भी काम है कि नेशनल कमीशन ऑफ द जो एससी है ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के पास एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रिपोर्ट्स द वर्किंग ऑफ देयर सेफगार्ड, मतलब कि उनके सेफगार्ड के रिलेटेड वो किसी भी वक्त पे भी वो प्रेसिडेंट के पास अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये रहा उनका। और एक चीज है, टू मेक रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, मतलब कि वो हमारे यूनियन और स्टेट्स के नेशनल कमीशन ऑफ द एससी जो है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज सेफगार्ड्स अदर मेजर्स बाय द प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन के लिए वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो इनके लिए एक जो बोलते हैं कि स्टेट और यूनियन को ये एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं। टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन to relation to the protection of the welfare, development and the advancement of the scheduled tribe, scheduled caste as the president may specify president के द्वारा ये जो बोलते हैं कि बाकी भी अदर फंक्शन भी ये कर सकते हैं। इस यहाँ का जो नेशनल कमीशन ऑफ द एससी का जो रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा प्रेसिडेंट के पास एनुअली, इट कैन, मतलब कि ये एनुअली का मतलब नहीं है कि हर साल होगा, अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो इट कैन ऑल्सो सबमिट ए रिपोर्ट व्हेन इट थिंक्स नेसेसरी, मतलब कि अगर जब भी उन्हें महसूस होगा तो ये प्रेसिडेंट के पास अपना रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे। ऑल्सो प्रेसिडेंट हैज प्लेस्ड ऑल सच रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट। नेशनल कमीशन ऑफ एससी का पावर डायरेक्ट नहीं है कि वो पार्लियामेंट में जाके ये रिपोर्ट सबमिट करेगा, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड एनी रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट के पास अगर जाएगा तो ये स्टेट गवर्नमेंट को भी ये रेफर कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जहां पे अगर प्रेसिडेंट रूल हुआ तो गवर्नर के पास, स्टेट के गवर्नर के पास भी ये कर सकता है। तो स्टेट गवर्नर फिर जाके स्टेट लेजिस्लेचर में, बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर ये रिपोर्ट को रखेंगे, और वहां पे एक जो मेमोरेंडम होगा
जो रिपोर्ट होगा उसके ऊपर मेमोरेंडम शुड आल्सो कंटेन द रीजंस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी सच रिकमेंडेशन। मतलब कि अगर कुछ वहां पे रिकमेंडेशन होगा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर मना कर देता है कि ये रिकमेंडेशन हम नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे क्या चाहेगा, ये क्या करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर को एक वैलिड रीजन दिखाना होगा, उसके तहत इसको ये मना कर सकता है। और अभी आया नेशनल कमीशन ऑफ द एससी। इसका पावर क्या है, इसका मेनली जो बोलते हैं पावर क्या है, पावर ये है द कमीशन व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट आया इंक्वायरी लेवल में आया, तो हैज ऑल पावर टू द सिविल कोर्ट्स ट्राइंग टू सूट इन ए पार्टिकुलर रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। मतलब कि सिविल कोर्ट्स के थ्रू ये एक जो बोलते हैं कि एक अपने ऊपर ये पावर होल्ड करता है। क्या करेगा, समनिंग एंड एनफोर्सिंग एंड अटेंड वंस एनी पर्सन ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि वो समन जारी कर सकता है कि भारत के किसी भी पार्ट के कंट्री के कोई भी अगर जो बोलते हैं उनके सेफगार्ड के खिलाफ ये किए। ऐसा नहीं कि ओडिशा में है तो जो बोलते हैं बिहार को नहीं कर सकता, ये इसके पास पावर है कि जो बोलते हैं कि पूरा कंट्री का ऑल एनी पर्सन, मतलब कि किसी भी इंसान को किसी भी ये कंट्री के पूरा ये एक समन जारी कर सकता है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि उसका जो बोलते हैं कि अपने दम से वो एक डॉक्यूमेंट्स और डिस्कवरी इस लेवल में जो बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल में ये रिसर्च करके ये सबमिट कर सकता है, ये इसके पास पावर है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, जो बोलते हैं कि उनके नेशनल कमीशन ऑफ द एससी के पास जो एविडेंस आएगा एक एफिडेविट्स के तौर पे आएगा। फिर आया रिक्वेस्टिंग एनी अदर पब्लिक रिकॉर्ड फ्रैंकली कोर्ट ऑफ ऑफिस, जो कोर्ट और ऑफिस के द्वारा पब्लिक रिपोर्ट है इसके तहत भी ये काम कर सकता है। इशूइंग समन्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस फॉर द डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स और के ऊपर भी ये काम कर सकता है। एनी अदर मैटर्स व्हिच द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, मतलब कि जो प्रेसिडेंट उसके ऊपर डिटरमाइन करेंगे उसके ऊपर भी ये काम कर सकता है। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनको ये कंसल्ट कर सकता है कि ये कमीशन इन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी जो बोलते हैं कि ये पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि ये नेशनल कमीशन ऑफ द एससी के लिए इतने सारे ये हैं, ये एंग्लो इंडियन के लिए भी ये रूल सब लागू होता है। और इसके तहत बात करेंगे 102 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारा 2018 में आया था, ओबीसी के लिए था। और इनका जो बोलते हैं टेन्योर क्या होता है, जो नेशनल कमीशन ऑफ द एससी के जो चेयरमैन होंगे उनका तो टेन्योर होगा, कितने साल तक रहेंगे, इनका ये रहता है 3 साल तक, 3 साल तक इनका टेन्योर रहता है। और ये हमारे जैसे कि मैंने बोला आर्टिकल 338 के तहत पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये आते हैं। ये नेशनल लेवल एडवाइजरी बॉडी है एक, ये जो बोलते हैं ब्रॉड लेवल पॉलिसी के ऊपर, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर भी ये काम करते हैं। फर्स्ट कमीशन जब बना था नेशनल कमीशन ऑफ द एससी, ये बना था 1992 में। चेयरमैन कौन थे पहले नेशनल कमीशन ऑफ द एससी के, हमारे एसएच रामधन, जो कि इसके चेयरमैन थे। दूसरा बना था 95 में, क्योंकि 3 साल जैसे मैंने बोला, दूसरा बना था 95 में जो कि एच हनुमंत था। तीसरा बना था 1998 में दिलीप सिंह भूरिया। चौथा बना था 2002 में डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री। फिर ये जो बोलते हैं ये कमीशन था, कमीशन ऑफ द एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी का फर्स्ट चेयरमैन बने 2004 में सूरज भान, जो कि पहले चेयरमैन बने नेशनल कमीशन ऑफ द एससी 2004 में। सेकंड बने 2007 में हमारे बूटा सिंह। फिर बने 2010 में पीएल पुनिया, जो कि पीएल पुनिया ज्यादातर न्यूज में रहते होंगे, आप सुन रहे होंगे। 2013 में भी वही पीएल पुनिया ही रहे। फिफ्थ टाइम चेयरमैन बने नेशनल कमीशन ऑफ द एससी के हमारे रामशंकर काथेरिया, जो कि आज के डेट में हमारे नेशनल कमीशन ऑफ द एससी के चेयरमैन हैं। थैंक यू।